राधिका, ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और हमने अपने घर वालों को मना लिया है। वो शादी की तैयारियों में लग चुके हैं और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी मुझसे। क्या हो गया ऐसा? मुझे बताओ। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ ना मुझे। मुझे माफ कर दो सुमित, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारा कोई मैच नहीं है। तुम अपने घर मना कर दो। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हमारी शादी में बस 1 हफ्ता बाकी है और तुम आज आकर मुझे ये कह रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, वो भी इस कारण कि हमारा कोई मैच नहीं है। देखो, तुम्हें जो सोचना है सोच लो सुमित, लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से। राधिका की बात सुनकर अब सुमित उदास होकर अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद अपनी माँ आनंदी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर आनंदी कहती है, राधिका ऐसे कैसे कर सकती है? तुम दोनों 4 साल से एक दूसरे से प्यार करते हो और बड़ी मुश्किल से तुमने दोनों घर वालों को मनाया है। अब जब शादी के कार्ड छप चुके हैं और सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो वो शादी के लिए मना कर रही है। माँ, मुझे लगता है राधिका की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है जो मैंने राधिका को चुना। मुझे लगता था वो मुझे समझेगी, वो मुझे अपनाएगी, मेरी हर कमियों को वो अवॉइड करेगी। लेकिन नहीं माँ, वो तो ये कहती है कि हमारा मैच ही नहीं है। सब कुछ भूल चुकी है माँ वो। शायद गलती मेरी है, उसका अट्रैक्शन था और मैंने उसे प्यार समझ लिया। सुमित, मैं एक बार राधिका के घर जाकर उससे बात करना चाहती हूँ। माँ, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने उसे कितना समझाया, वो नहीं मानी। पर फिर भी एक बार उससे बात करना चाहती हूँ मैं। इतना बोलकर आनंदी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो राधिका के घर जाती है और किसी तरह उसे शादी करने के लिए मना लेती है। बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद राधिका गृह प्रवेश करके अपने कमरे में जाती है और कुछ घंटे बाद आनंदी अपनी बहू की मुंह दिखाई करने को कहती है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। भगवान करे तुझे किसी की नजर न लगे। तेरी और सुमित की जोड़ी राम सीता की जोड़ी जैसी है। माँ जी, आप चाहे जितना भी घी मक्खन लगा लो, लेकिन मैं इस घर में सिर्फ 3 दिन के लिए आई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपने मुझसे विनती की थी, शादी के कार्ड छप चुके हैं, इसलिए मैं शादी करके सिर्फ 3 दिन तक इस घर में रह लूं और उसके बाद यहाँ से जा सकती हूँ। हाँ ठीक है बहू, लेकिन अगर इस घर में रहते हुए तुझे अपनापन लगने लगे और तू ये घर छोड़कर ही नहीं जाना चाहे, तो तू इस घर में रह सकती है। अगर तेरा मन लग जाता है इस घर में, तो तू हमारी बहू बनकर इस घर में रह सकती है। क्योंकि भले ही तेरे ओर से ये शादी नकली है, लेकिन मेरी साइड से तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कभी भी इस घर को अपना समझ ही नहीं सकती और मुझे तो शादी जैसे बंधन पर भी यकीन नहीं है। राधिका ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अब राधिका सुमित के बगल में सो रही थी। अगली सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। राधिका को सोता हुआ देखकर सुमित उसे उठाता है और कहता है, राधिका, राधिका, राधिका उठ जाओ। देखो, मैं मानता हूँ कि 3 दिन के लिए माँ तुम्हें बहू बना के लाई है। अगर 3 दिन के लिए यहाँ पे बहू बन के हो तो बहू के फर्ज निभा लो। बाहर रिश्तेदार बैठे हुए हैं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाके कुछ बना के खिला दो उन्हें। हाँ हाँ, इसीलिए तो मुझे शादी ही नहीं करनी थी। तुमने तो मुझे नौकर समझ रखा है ना, जो शादी के अगले दिन ही रसोई में जाकर अपना माथा मार दूं। राधिका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि रसोई की पहली रस्म ना हर बहू करती है, जिसके बाद लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। और मैं चाहता हूँ तुम ये रसोई की रस्म अच्छे से करो, ताकि जितने भी रिश्तेदार आए ना वो तुम्हें आशीर्वाद दे। बस इतना ही चाहता था मैं। सुमित की बात का राधिका कोई जवाब नहीं देती और नहा धोकर चुपचाप रसोई में जाती है। आज राधिका की पहली रसोई थी, इसलिए जब वो रसोई में जाती है तो अपनी सास को किचन में काम करते हुए देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आनंदी खुद ही किचन में खाना बना रही थी, जिसे देखकर राधिका अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी, आप किचन में? आज तो मेरी पहली रसोई है ना। बहू, मुझे बहुत खुशी हुई तू रसोई में आ गई। मुझे लगा नहीं था कि तू रसोई में आएगी, इसलिए मैंने तेरे हिस्से का सारा काम कर दिया है। अब बस तू सबको जाकर ये कह देना कि ये सब तूने बनाया है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। जब मैंने ये बनाया ही नहीं है तो फिर मैं ऐसा नहीं कहूँगी। कभी कभी लोगों का दिल रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और अगर तेरे झूठ बोलने से 4 लोग खुश हो जाएंगे तो उस झूठ में बुराई क्या है। इसके बाद राधिका और आनंदी सब लोगों के लिए नाश्ता लगा देते हैं। सारे रिश्तेदार अब नाश्ता खाते हैं तो सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, वाह वाह, क्या हलवा बनाया है। अरे मजा ही आ गया हलवा खा के। तो इतना ज्यादा टेस्टी हलवा बनाया है ना,
बस पूछ मत। अरे तू कहीं हलवाई की बेटी तो उठा के इधर नहीं लेके आई है? अरे इतना अच्छा हलवा ना कोई भी नहीं बना सकता। सच में ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया है। और ये पोहे, ये तो बड़े ही मसालेदार है। ओए होए, मजा ही आ गया। मैं तो हमेशा से ही हेल्दी खाना खाती हूँ और ये पोहे बनाकर ना बहू तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसे ही सभी लोग राधिका की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और उसका आशीर्वाद देते हैं और कई सारे तोहफे भी उसे देकर जाते हैं। ये देखकर राधिका बहुत खुश होती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। तो वहीं आनंदी भी अपने मन में कहती है, जब राधिका मेरे बेटे से इतने सालों से प्यार करती है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो मेरे बेटे से कितना प्यार करती है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रही है। पर क्यों? आनंदी को नहीं पता था कि राधिका ने आखिरकार पहले सुमित से शादी करने से क्यों इनकार किया था। एक राधिका को रात को नींद नहीं आ रही थी तो वो ड्राइंग रूम में टहल रही थी। तभी वहाँ पर आनंदी आती है और कहती है, क्या बात है राधिका बहू, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? हाँ माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस कल कल की बात और है, उसके बाद मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। पर मेरी 3 दिन के लिए आई बहू मुझे ये बात तो बता सकती है ना कि कौन सी ऐसी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? क्या पता मैं तेरी मदद कर सकूं। आप क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। राधिका ये बात बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राधिका सभी के लिए जल्दी उठकर नाश्ता बनाती है और बहुत प्यार से दोपहर का भी खाना बनाती है। रात के समय सारे लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो राधिका कहती है, तो फाइनली कल 3 दिन पूरे हो रहे हैं और कल मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, शादी हमने कुछ नियम के साथ किए थे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और शादी कहने के लिए कुछ दिनों की थी, लेकिन शादी थी तो असली। सुमित, मेरे लिए उन 7 फेरों का कोई मोल नहीं है, इसीलिए बेकार की बातें मत करो। मैं अपने वकील से कहकर डाइवोर्स के पेपर तुम्हें भिजवा दूंगी। ये बात सुनकर आनंदी को बहुत बुरा लगता है। सुमित भी चुप हो जाता है। अगली सुबह जैसे ही राधिका अपना सामान बांधकर बाहर आती है तो वो देखती है कि आनंदी बाहर नहीं थी। जब वो आनंदी के कमरे में जाकर देखती है तो उसका सर बुखार से तप रहा था। ये क्या माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। चलिए चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बहू रहने दे, तू आज से मेरी बहू नहीं है, इसलिए तू चली जा, मैं खुद अपना इलाज कर लूंगी। नहीं माँ जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। मैं आपके पास ही रहूंगी। अब 3 दिन के लिए आई हुई बहू को ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन आनंदी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा था। रोज सुबह से बुखार हो जाता है। एक दिन राधिका ने अपने मन में कहा, माँ जी का चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि माँ जी बीमार है, लेकिन रोज सुबह उन्हें बुखार कैसे हो जाता है? मुझे सच का पता तो लगाना ही होगा। अब राधिका जैसे ही रात के समय देखती है तो आनंदी छुपकर कुछ प्याज अपने पल्लों में छुपाकर ले जा रही होती है। रात के समय वो अपने बाजू में प्याज छुपाकर सोती थी और सुबह को उसका बदन बुखार से तप रहा होता है। तभी राधिका कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, आपको तो आज बहुत तेज बुखार है। हाँ बहू, मुझे भी आज बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, आराम ही नहीं आ रहा। माँ जी, आपका बुखार तो उतरने से रहा, इसलिए अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। और हाँ, हो सके ना तो तकिए के नीचे जो प्याज छुपा रखे है ना, उन्हें फेंक देना। राधिका की बात सुनकर आनंदी का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसको सच्चाई पता चल चुकी थी। जिसके बाद सुमित अपनी माँ के कमरे में आता है और कहता है, थैंक यू माँ, आपने 1 हफ्ते तक इसको रोक के रखा और मुझे पता चल गया कि शादी के लिए इनकार क्यों कर रही थी। ये क्या बोल रहे हो सुमित? क्या पता चल गया है तुम्हें? माँ ने मुझे ये कहा था कि 1 हफ्ते तक वो तुम्हें किसी न किसी बहाने से रोक लेंगी और मैं जाकर तब तक पता करूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें अचानक से शादी से नफरत हो गई, और आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए तुम शादी के लिए मना कर रही थी और शादी करने के बाद भी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती। कुछ तो होगा, इसलिए मैं गया पता करने। तो मुझे पता चला कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और दिक्कत तुम्हारे माँ बाप है, क्योंकि उनका अफेयर 9 साल तक चला और उसके बाद शादी की और 25 साल आए दिन वो लड़ते रहे, झगड़ते रहे और अब जाकर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं और अलग होना चाहते हैं। और उन्हीं को देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि उनका जब 9 साल का प्यार चला नहीं तो तुम्हारा 3-4 साल का प्यार क्या ही चलेगा, और तुम्हें लगा हर इंसान शादी करके छोड़ देता है एक दूसरे को। ये सुनकर राधिका रोने लगती है और कहती है, हाँ सुमित,
ये सच है कि हम लोग एक दूसरे से 4 साल से प्यार करते हैं। जब 9 साल का रिश्ता रहने के बाद मेरे माता पिता ने शादी की और 25 साल और शादी को चलाया, तो उन लोगों के बीच में प्यार खत्म हो गया। तो हमारे बीच का प्यार कैसे रह पाएगा? मैं नहीं चाहती कि हमारा प्यार कम हो जाए, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना किया था। राधिका, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे कम प्यार करूंगा, या फिर कल को मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स खत्म हो जाएगी? देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। और बात रही तुम्हें छोड़ने की या कल को मन भर जाने की, तो मैं तो तुम्हें एक बात बता दूं, तुमसे मेरा मन कभी भरने वाला नहीं है और कभी भी मैं तुमसे बोर नहीं होने वाला। जब तुम 90 साल की होगी ना, तब भी मैं तुम्हें देखकर स्माइल ही करूंगा और तुमसे आज जितना प्यार करता हूं ना, उससे भी कई गुना ज्यादा प्यार करूंगा। और ये बात अगर तुमने मुझे पहले बताई होती कि ये दिक्कत थी, ये प्रॉब्लम थी, तो मैं बिना शादी के तुम्हारे साथ लिविंग में रह लेता। बहू, रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, जरूरी नहीं लव मैरिज ही टूटती है। कभी कभी अरेंज मैरिज भी कामयाब नहीं हो पाती है। ये 2 लोग और उनके रिश्ते चलाने पर निर्भर करता है। तुम्हारे माता पिता ने पूरे 25 साल अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश की थी। अगर वो एक साथ रहना चाहते तो उनकी मर्जी थी वो। अगर किसी वजह से उनका तलाक हो भी गया तो इसमें उनका फैसला था। इसमें तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? सास की बात सुनकर अब राधिका को यह एहसास होता है कि उसका डिसीजन गलत था और वो कहती है, हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने शायद घबराहट में कुछ गलत फैसला ले लिया था, लेकिन आप दोनों के प्यार ने मुझे इतने दिनों तक इस घर में रोके रखा। और इस घर में रहने के बाद मैंने ये जाना कि इतना प्यार तो मुझे मेरे मायके से भी नहीं मिल सकता जितना आप लोगों से मिला। अब मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। 3 दिन के लिए आपके घर में आई बहू अब उम्र भर के लिए आपके घर में ही रहेगी। मुझे बहुत खुशी हुई बहू तेरे मुंह से ये बात सुनकर। आखिर हमारी योजना कामयाब रही। अब हमारी बहू हमारे घर में रहने वाली है। थैंक यू सो मच माँ, आप बहुत अच्छी हैं। अगर आपकी जगह कोई और होती ना, तो शायद क्या पता मेरा घर ना बच पाता। लेकिन आज आपने अपने बेटे की शादी बचा ली और आपसे वादा करता हूँ माँ, अब राधिका को यकीन होगा कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता। जिंदगी भर उसका हाथ नहीं छोड़ने वाला मैं। और इसके लिए आप जोरू का गुलाम भी कहोगे तो भी चलेगा। आनंद ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसको प्यार से गले लगाती है। अब सुमित और राधिका का रिश्ता ठीक हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं। अब इस तरह 3 दिन के लिए आई हुई बहू खुशी खुशी अपने पति के साथ पूरी जिंदगी अपने ससुराल में गुजारती है। हरिया नाम का आदमी बस से उतरता है और राह में चलते हुए अपने आप से बोलता है, मैं क्या करूँ अब? घर जाके अपनी पत्नी को क्या कहूँगा? आज भी वो मुझे ऐसे देख के बहुत उदास होने वाली है। अरे वाह, कब से भूख लगी हुई है और सामने ढाबा है। आगे की बातें बाद में सोचूंगा, अभी पहले पेट पूजा कर लेता हूँ। हरिया ढाबे पर जाता है और पेट भरकर खाना खाता है। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो बिल देखकर वो ढाबे के मालिक से बोलता है, इतना बिल किस लिए? मैंने तो सिर्फ दाल रोटी मंगवाई थी, उसका इतना बिल कैसे आ गया? अरे इतने पैसों में ना मैं 10 दिन खाना खा लूंगा बाहर जाके। देखो, हमारा टाइम खराब मत करो, पैसा भरो और निकलो यहाँ से। जब जेब में पैसे नहीं होते तो इतने बड़े ढाबे में आते क्यों? अरे भैया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो इसका बिल कैसे दूं? हरिया की बात को सुनकर ढाबे के मालिक को गुस्सा आता है और वो कुछ लोगों को बुलवाकर उसकी खूब पिटाई करवाता है। कुछ देर बाद हरिया घर पहुँचता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान देखकर उसकी बीवी घबरा जाती है। आपको इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ आपको? वो मुझे ना भूख लगी थी। एक ढाबे पे खाना खाने बैठा था तो दाल रोटी के दाम आसमान को छू रहे थे और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं वो खाने का दाम भर सकूं। तो उन सब ने मिलके मुझे खूब मारा। आपको क्या जरूरत थी इतने बड़े ढाबे में जाकर खाना खाने की? आजकल के लोगों में तो दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये घाव तो भर जाएंगे आज नहीं तो कल। लेकिन हमारी गरीबी का क्या? मुझे ना आज भी काम नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राधा, आज जो मेरे साथ हुआ है उसे देखकर मेरे मन में एक विचार आया है कि ना जाने कितने हमारी तरह गरीब होंगे जो ढाबे का खाना खाना चाहते होंगे और जाते भी होंगे लेकिन खा नहीं पाते होंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते होंगे। तो क्या हम अपना एक ढाबा खोले जिसका नाम गरीब का ढाबा रखेंगे और खाने का दाम इतना कम होगा कि कोई भी खा सके। कम से कम हमारे सपने पूरे नहीं होंगे तो क्या,
सबके सपने तो हम पूरे कर ही सकते हैं। वैसे ही सुझाव बुरा नहीं है। हम अपने घर में ही एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसके लिए भी सोच लिया है। राधा इतना बोलकर अपनी अलमारी से एक गुल्लक निकालती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। जैसे तैसे करके दोनों घर में ही 4 कुर्सियां और बर्तन रखकर अपना एक ढाबा खोल लेते हैं, जहां के खाने के दाम बहुत सस्ते थे और उनका घर भी गांव की मेन सड़क से कुछ ही दूरी पर था, जिसके कारण उनका ढाबा कुछ ही समय में अच्छा चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुखिया के ढाबे पर काम हल्का हो गया, जिस पर मुखिया अपने 2 पहलवान बल्लू और कद्दू से बोलता है। मेरे ढाबे पर लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस समय तक तो लंबी लाइन लग जाती है खाने की। हमारे गांव में नया ढाबा जो खुल गया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हम सच बोल रहे हैं मुखिया जी। हमारे गांव की सड़क पर हरिया और उसकी पत्नी ने एक छोटा सा ढाबा खोला है और उनके खाने के दाम भी कम है, जिसके कारण मुसाफिर से लेकर गांव के सभी लोग वहां खाना खाने जाने लग गए हैं। इसमें तो हमें बहुत नुकसान होगा। तुम दोनों एक काम करो, आज रात जाकर ना उन गरीबों का ढाबा तोड़ दो। ना ही ढाबा रहेगा और ना ही लोग वहां जाएंगे। जैसा आप कहें मुखिया जी। रात होने के बाद बल्लू और कद्दू हरिया के ढाबे पर जाते हैं और उसका सारा सामान तोड़ फोड़ कर दबे पांव वापस आ जाते हैं। अगले दिन हरिया और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं और जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, अपने ढाबे का सारा सामान टूटा फूटा देखकर परेशान हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया? हमारा ढाबा ये किसने तोड़ दिया? एक एक पैसा जमा करके हमने ये ढाबा खोला था। आप शांत हो जाइए, परेशान होने से हाथ से गई हुई चीज वापस तो नहीं आ जाएगी। भला हम गरीबों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जिसने हम गरीबों के साथ ऐसा किया कि हमारा ढाबा तोड़ दिया? ढाबा टूटने के कारण हरिया और राधा बहुत दुखी हो जाते हैं। समय बीतता है और बल्लू के बेटे चिराग का जन्मदिन आता है और वो अपने पिता से बोलता है। पिताजी, मेरा ना जन्मदिन है, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? बेटा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। पिताजी, मुझे ना एक अच्छे से ढाबे पर ना खाना खिला दीजिए। मेरा ना बहुत मन है कि मैं ना बाहर जाके कुछ खाऊं, किसी अच्छे से ढाबे पे बैठ के। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। मैं आज तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव के सबसे महंगे और अच्छे ढाबे पर ले जाऊंगा। चिराग अपने पिता की बात सुनकर खुश हो जाता है और तैयार होने चला जाता है। कुछ देर बाद बल्लू अपनी पत्नी रानी और बेटी को लेकर मुखिया के ढाबे पर जाता है और जैसे ही बैठने लगता है तभी मुखिया वहाँ आ जाता है। तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो मेरे ढाबे में? ये तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम मेरे घर के नौकर हो? नौकर? मालिक, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। इसका बड़ा मन था ढाबे पर खाने का, तो मैं इसे अपने ढाबे पर ले आया। ये मेरा ढाबा है, तुम्हारा नहीं, और तुम यहाँ पर बैठने लायक नहीं हो। जाओ, जाकर बाजार में चाट पकौड़े खाओ। निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। बल्लू को मुखिया की बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने परिवार को लेकर घर आ जाता है और अपनी बेटी से बोलता है। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे ढाबे पे खाने की इच्छा मैं पूरा नहीं कर पाया। आप दिल छोटा मत करिए, चिराग के ढाबे पर खाना खाने की इच्छा जरूर पूरी होगी। चलिए, मैं आपको एक ऐसे ढाबे पर ले चलती हूँ जिसका खाना अच्छा भी है और सस्ता भी। रानी अपने परिवार के साथ हरिया के ढाबे पर जाती है और ढाबे का सारा सामान टूटा फूटा देखकर वो राधा से बोलती है। आपके ढाबे को क्या हुआ? हमारे ढाबे को किसी ने तोड़ दिया, सब बर्बाद हो गया। भगवान ही जाने, पता नहीं कितने घटिया लोग हैं दुनिया में जो किसी का भला नहीं कर सकते हैं लेकिन बुरा जरूर करते हैं। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। अपनी पत्नी की बात को सुनकर बल्लू का सर झुक जाता है और अपने बच्चे को रोता देखकर उसे बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर लौट आता है और चारपाई पर लेटे हुए अपने मन में सोचता है। शायद इसलिए कहते हैं भगवान सबका हिसाब करता है। मैंने उन गरीबों का ढाबा तोड़ा, भगवान ने मेरे बच्चों को तकलीफ देकर मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। न जाने वो गरीब मुझ जैसे कितने लोगों का पेट भरते थे और उनको खुशी देते थे। हरिया भाई, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम लोगों का ढाबा तोड़कर सही नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने हमारा ढाबा तोड़ा है? हाँ, मैंने ही तुम गरीबों के ढाबे को तोड़ा है। अरे, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और ढाबे का क्या है, पैसे आने के बाद फिर से बना लेंगे हम। नहीं भाई, मैंने ही तुम्हारी रोजी रोटी छीनी है, अब मैं ही तुम्हें रोजी रोटी ला के दूंगा। जैसे मैंने पहले लोगों की बातों में आकर तुम्हारा ढाबा तोड़ा, वैसे ही जोड़ूंगा।
बल्लू बाजार जाता है और उनके ढाबे को शुरू करने वाली सारी जरूरतों के सामानों को लेकर वापस आता है और ढाबा पहले की तरह कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हरिया और उसकी पत्नी फिर से अपने ढाबे का काम शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बल्लू के काम पर ना पहुँचने से मुखिया कद्दू से बोलता है। ये क्या है? अगर तुम लोगों ने उन गरीबों का ढाबा तोड़ दिया तो मुसाफिर और गांव के लोग खाने कहाँ गए हैं? मुखिया जी, मुझे नहीं पता, लेकिन सच में मैंने उनका ढाबा तोड़ दिया था। यकीन ना हो तो साथ में चल के देख लीजिए। ये बल्लू कहाँ है आजकल? बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहा। अरे मुखिया जी, जिस दिन से उसके लड़के का जन्मदिन था उस दिन से वो काम पे नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बारे में बाद में पता करते हैं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि उन गरीबों का ढाबा हटा या नहीं? अरे हाँ हाँ मुखिया जी, उसे तो हमने कब का तोड़ के फेंक दिया है। अब तो बेचारा बैठ के रो रहा होगा। तब तो आज हमारे ढाबे पर बहुत भीड़ लगी होगी। चलो चलकर देखते हैं। हाँ बिल्कुल मुखिया जी, चलिए चलकर देखते हैं। कद्दू और मुखिया हरिया के ढाबे की ओर चल देते हैं। जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि हरिया के ढाबे पर बहुत भीड़ लगी थी। मुखिया गुस्से में बोलता है, ये क्या है? तुमने तो बोला कि तुम दोनों ने इनका ढाबा तोड़ दिया। वो लोग बैठकर रो रहे होंगे, लेकिन ये तो अपना बड़े मजे से ढाबा चला रहे हैं। एक काम तुम लोगों से ठीक से नहीं होता। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने और बल्लू ने मिलके रात के समय इनके ढाबे को तोड़ दिया था, लेकिन अब ये दोबारा कैसे चल रहा है ये समझ नहीं आया मुझे। लगता है इससे काम नहीं चलेगा। इन गरीबों ढाबे के साथ साथ इनको भी हटाना पड़ेगा, तभी मेरा काम चलेगा। मुखिया जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज रात में सिर्फ ढाबे को मत हटाओ, बल्कि ढाबे के साथ साथ इन दोनों को भी हटा दो। रोज रोज की परेशानी खत्म हो जाएगी। कद्दू और मुखिया वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही कद्दू अपने साथ 2 लोगों को लेकर फिर से हरिया के ढाबे पर आता है और तोड़ फोड़ करके हरिया को मारने लगता है। तभी बल्लू वहाँ आता है और दोनों के बीच बहुत मारपीट होती है। उनकी आवाज से गांव के लोग भी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। गांव के मुखिया से दुश्मनी लेकर तुमने सही नहीं किया। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, जो भी होगा देख लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी इनके ढाबे को हाथ नहीं लगा सकता, ना ही इनको। अगर किसी ने ऐसा करने की सोची तो वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। बल्लू की बात सुनकर कल्लू डर जाता है और अपने साथियों के साथ उल्टे पांव भाग जाता है। बल्लू पहलवान को अपने साथ खड़ा देखकर हरिया और उसकी पत्नी को हिम्मत मिलती है। पहलवान को देखकर गांव के लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद मुखिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और आखिर में उसे अपना ही ढाबा बंद करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।